नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 जो चुनावों की वजह से स्थगित की गई थी। यह वैकेंसी फिर से आपके सामने आ गई है और उसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं और क्या इसके फॉर्म कब चालू होंगे, सारी चीजें हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको थंबनेल में दिख रहा है कि बिग अपडेट और दोबारा फॉर्म शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नोटिफिकेशन को और देखते हैं अंदर क्या क्या नई बातें जुड़ी है और क्या इसके फॉर्म कब चालू होंगे, क्या बदलाव किए गए हैं। तो सारी चीजें हम देखेंगे धीरे धीरे और सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं पहले अपनी स्लाइड पे। पहली स्लाइड में देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा यह भर्ती निकाली गई थी। कब निकाली गई थी ये आपको डेट बताई गई है। उस टाइम ये निकाली गई थी 6 अक्टूबर 2023 को इसको विज्ञप्ति को जारी किया गया था और ये वैकेंसी अब वापस निकल के आई है आपके सामने। राजस्थान सरकार ने इस वैकेंसी को वापस आपके सामने लाया है और इसके फॉर्म कब चालू होंगे, कैसे इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें और बदलाव क्या क्या किए गए और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगले पेज पे। देखो, इस वैकेंसी को भरने का सही तरीका, फॉर्म भरने का, जो फॉर्म आपके चालू हो रहे हैं उसका सही तरीका, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हुई है। आप है राजस्थान की RMSSB साइट पे भी जाके कर सकते हैं और दूसरी है कि SSO ID के माध्यम से भी कर सकते हैं। जिस बच्चे ने, जिस अभ्यर्थी ने SSO ID पहले से बना रखी है, OTR कर चुके हैं, उनको तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नए बच्चे OTR कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारी जानकारी देंगे। 2 वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी और मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ। एक तो है SSO ID और SSO ID से भी भर सकते हैं और RMSSB से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे से SSO पे जाके क्लिक करना है या रिक्वायरमेंट पोर्टल खोलना है और अप्लाई नाउ के जो होगा उसमें पशु परिचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको अप्लाई नाउ करना है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम एक बार पंजीकरण की शुल्क नहीं दी गई। एक बार थोड़े दिन पहले एक शुल्क आपको पता होगा, जब आपने OTR किया होगा, जिन बच्चों ने OTR किया है उन्हें ये सारी बातें पता होगी कि आपको वन टाइम सिंगल टाइम फीस देनी है OTR के माध्यम से, कि आपने अगर एक बार फीस जमा करवा दी तो उसके बाद आपकी फीस या शुल्क नहीं लगेगी। तो जिसने भी किया है उनको शुल्क जमा करवाने की जरूरत नहीं है और जिसने नहीं किया है उनको शुल्क जमा करनी होगी। एक बार OTR कर दो, अन्यथा हर बार जितने भी फॉर्म भरोगे आपको उतनी फीसें लगती रहेगी। इसलिए OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके, OTR की फुल वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करके आप उस फॉर्म को भर दीजिए, तो ताकि बाद में आपको फीस भरनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और देखो एक और चीज है कि आपको फोटो जो है वो अधिकतम 1 माह पुरानी फोटो होनी चाहिए आपकी। जो आपकी फोटो लगाई हुई है, आप लगाओगे फॉर्म में, वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो होगी। ज्यादा पुरानी नहीं ले आओ। स्कूल टाइम की 8वीं 10वीं की फोटो मत लगाना, आपको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे फोटो मत लगाना, फिर आप एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप नई फोटो लगाना उसमें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो, OTR करने की सही प्रक्रिया, वैसे तो जिन बच्चों ने किया है वो अपने आप कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन के, क्योंकि यह वैकेंसी है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास मांगी गई है। और सबसे बड़ा बदलाव वो आपको मैं बताऊंगा आगे कि आपके लिए कैसे वो फायदेमंद साबित हो सकता है। तो OTR जिसने किया है, SSO ID जब खोलोगे, आप लॉगिन करोगे तो वहां सीधा सा ऑप्शन आएगा, आप प्रोफाइल में जाके अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आधार नंबर से कर सकते हैं। उम्मीदवार आधार नंबर से अपना जो है डिटेल फिल करके उसको OTR जमा कर सकता है। चले अगले पे जाते हैं। या जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसके लिए भी कुछ शर्तें दी गई है, कुछ नियम दिए हुए हैं। तो उम्मीदवार जिसके पास नहीं है आधार कार्ड वो क्या करेगा, लगभग सभी के पास होगा और नहीं होगा उसके लिए देखो उम्मीदवार को एक काम हो सकता है कि तो उम्मीदवार आवेदक पत्र हेतु निर्धारित सहमति घोषणा, एक तो घोषणा करनी चाहिए उसको खुद को। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित में से 3 में से किसी एक पर, ये तीनों आपके पास जो पॉइंट दिए हुए, नियम दिए हुए, उसमें स्वयं करके नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, प्रोफाइल विज्ञापन का सत्यापन करवाए। देखो यहाँ पे 3 तरह के आपके, जिसके पास भी आधार कार्ड नहीं है
वह व्यक्ति, वह बच्चा, वह अभ्यर्थी क्या करेगा, इन तीनों के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकता है। मूल प्रमाण पत्र विकल्प उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा और उसके आधार पर आप कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल लॉकर के माध्यम से 10वीं की जो मार्कशीट है उसके बिहाफ पे भी आप अपना नाम और रोल नंबर डाल के सत्यापन कर सकते हैं। और तीसरा है कि यदि उम्मीदवार उपरोक्त में से किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के वितरण सत्यापन में असमर्थ है तो निम्न घोषणा करनी होगी, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पूर्व परीक्षा। इसमें एक चीज आपको यह है कि अगर आप OTR नहीं कर सकते या आपका सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो परीक्षा समय जो होगा, जैसे आपके 10 बजे का समय था, इससे 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंच के वहां बायोमेट्रिक थंबनेल आपका इंप्रेशन के साथ में आपका उपस्थिति प्रेजेंट करवानी पड़ेगी कि हाँ मैं यही व्यक्ति हूं और मेरा OTR नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं यह सेल्फ करके सेल्फ सत्यापन करेंगे। वहां 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पे जाना है। चलिए अगले पे जाते हैं। यदि अपनी स्वयं SHO ID आवेदन करना है तो सुनिश्चित करें। देखो एक और चीज है कि अगर आप ऐसा नहीं कि मेरी आईडी है, एक और आईडी बना के 2 जगह से फॉर्म डाल दूं तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। और आप राजस्थान की अन्य परीक्षाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो सावधानी पूर्वक भरना है सारी चीजें और एक से ज्यादा मत भरना। फिर देखो खुद भरना है तो ठीक है, ई मित्र भी भर सकता है, ई मित्र पे जाके भर सकते हो और लास्ट में आप फॉर्म जो भी OTR करके अपना फाइनल सबमिट कर दीजिए। और प्रिंट निकाल के सुरक्षित रखना, क्योंकि आपका सिलेक्शन जब होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारी चीजें मांगी जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले। OTR करने के बाद आपको फॉर्म भरने, देखो शुल्क तो एक बार OTR आपने कर दिया, वहां पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर दिया तो आपको शुल्क जमा नहीं करवानी है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दी गई है जो वैकेंसी, OTR के बाद पंजीयन शुल्क राजस्थान के ये करवा लेंगे आप लोग। फिर जो वैकेंसी है इसकी फॉर्म डेट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर्म कब से चालू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे, तो 19/1/2024 मतलब आने वाली 19 जनवरी को ये फॉर्म चालू होंगे और 17/2/2024 17 फरवरी 2024 को रात्रि मतलब 11:59 मतलब 12 बजे से पहले आपको फॉर्म जमा करवाना जरूरी है, अनिवार्य है। मगर ऐसा मत सोचना कि 17 तारीख तक मैं भर लूंगा, अभी तो बहुत दिन है तो मैं 17 तारीख तक भर लूंगा, आराम से भर लूंगा। कभी कभी सर्वर नेटवर्क की वजह से टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है 2 दिन पहले ही वेबसाइट बंद हो जाए, तो आपको इस तारीख का वेट बिल्कुल नहीं करना है। अब 19 तारीख को फॉर्म चालू हो जाए, 20 या 21 तारीख को अच्छा मुहूर्त देख के आप फॉर्म भर देना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, लिंक निष्क्रिय कर दी जाएगी, तो आप इसको फॉर्म 17 तारीख के बाद तो बिल्कुल नहीं भर सकते और 17 तक आपको पहुंचना नहीं है। हो सके तो आप 19, 20 या 21 को ही भर देना, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो सीमा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बताई गई है, ये रहा, ये आपके लिए सबसे बड़ा बिग अपडेट मैंने जो लिखा था वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। जो बच्चा अभी 12वीं पास किया है या 10वीं पास किया है, जिसकी उम्र 17 साल थी, ये मान लो 17 साल थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज लाके दे दी। फॉर्म चालू अभी चल रहा है 2024 का जनवरी महीना, और आपकी जो एज है वो काउंटिंग यहां से होगी 1/1/2025। मतलब सीधे से ये कहने की बात है कि आप 17 साल का भी बच्चा फॉर्म भर सकता है और मैक्सिमम उम्र भी उसको काउंट करनी है तो 2025 तक जाएगा। देखो पहले ये था क्राइटेरिया, अब सीधा 1 साल बढ़ा के आपको 1/1/2025 तक आयु सीमा। देखो यार, अब आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1/1/2025 से की जाएगी, मतलब 2025 की 1 तारीख आएगी तब से उसकी एज काउंटिंग की जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चले अगले पे। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी है कि आपको 10वीं पास का फॉर्म है। आपको इसके अलावा अगर आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो तो वो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मगर इसमें चीजें दी हुई है कि आप अगर शैक्षणिक योग्यता को एक बार भर दिया तो चेंज नहीं होगी। 7 दिन का समय दिया जाएगा सिर्फ शैक्षणिक योग्यता में, ठीक है। आवेदन
शैक्षणिक योग्यता में अगर कोई चेंजेस करना है, एडिट करना है कि 10वीं 12वीं या कोई इसके अलावा कॉलेज, ग्रेजुएशन, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप 7 दिन के भीतर भीतर कर सकते हो। इसके बाद आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने। कब से फॉर्म, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यही थी कि फॉर्म कब चालू होंगे, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सैलरी कितनी देंगे, तो वो भी बताएंगे। आप देखिए वीडियो पूरा, सारी चीजें आपको दी गई है। देखो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे फॉर्म भरना है, कैसे करना है। इसके बावजूद एक और है कि आपको अगर कारणवश, गलतीवश अगर फॉर्म भर गए हो या कहीं ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो कि आप कहीं पे फॉर्म नहीं भर सकते हो, वहां बॉन्ड भरवाना पड़ता है कि बिना पूछे आप फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाई कहीं नहीं कर सकते, कहीं से एनओसी नहीं मिलती है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने बाय मिस्टेक फॉर्म भर दिया है तो आप फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म को वापस भी खींच सकते हो कि मुझे ये फॉर्म नहीं भरना था, कारणवश या गलती से भर दिया है, तो इसको मैं आप वापस भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें 7 दिन के भीतर भीतर, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। अन्यथा देखो यहां पे लिखा हुआ है विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने पर, मतलब आपकी जो योग्यता क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में अगर आप फॉर्म को विड्रॉल नहीं करते तो अभ्यर्थी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े, हो सकता है कि आप आने वाले राजस्थान के किसी भी एग्जाम को नहीं दे पाओ। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर्म तो ऐसे ही आप सभी भर लोगे, इंपॉर्टेंट तो ये है। देखिए तो मैं इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं, ये है आपकी तनख्वाह, इसी के लिए आप फॉर्म भरोगे, इसके लिए ही सब लोग जुड़े हैं वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूं, प्रोबेशन में आपको सैलरी मिलेगी, सारी चीजें यहां पे मैंने लिख दी है। सबसे पहले तो है ग्रेड पे, ग्रेड पे कितना है, फिर है प्रोबेशन, प्रोबेशन सर इतना है, बेसिक कितना, एचआरए कितना है, डीए कितना है, यहाँ पे जीपीएफ और एसआई भी लिखा है मैंने। तो क्या होता है ये सारी चीजें, प्रोबेशन ये होता है कि आपको राजस्थान सरकार में आप जब जॉब करते हो तो 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन समय में लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रोबेशन में आपको सैलरी लगभग 12,400 के आसपास मिलेगी, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 12,400 बताया गया है तो 12,400 आपको मिलेगी। उसके बाद आपके ग्रेड पे अगर कोई पूछे कि ग्रेड पे कितना है तो ग्रेड पे है 1700। ठीक है, 1700। ये सारी चीजें देखने की है, हमें तो ये पता करना कि खाते में कितने पैसे आएंगे तो वो भी बताएंगे। बेसिक सैलरी जो आपकी होगी वो होगी 17,400 रुपए। कितनी होगी? 17,700 रुपए, 17,700 रुपए। इसके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट हो सकता है गवर्नमेंट कोई आपके लिए कुछ और स्कीम ले आए इसके वजह से। फिर एचआरए है जो 1600 रुपए के आसपास आपके ऊपर जुड़ेगा, आपके बेसिक में जुड़ेगा ये। ठीक है, ये सारी चीजें जुड़ के आई। फिर डीए जो होगा, डीए आपके लगभग 7,500 के आसपास जुड़ेगा। अगर किसी सिटी में आप रहते हो, किसी स्पेशल बड़ी सिटियों में, मेट्रो सिटी में रहते हो, तो ये बढ़ के आपको ये 9% वैसे तो होता है आपकी सैलरी का, और अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो ये 18% के आसपास भी चला जाता है। तो मैं ग्रामीण परिवेश की बात करता हूं और ग्रामीण परिवेश में ये लगभग 7,500 रुपए के आसपास जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सैलरी आपके लगभग जो आपके खाते में जमा होगी स्टार्टिंग में पहले महीने से, वो होगी 26,000 से 27,000 तक। ठीक है, ये सैलरी आपके खाते में जमा होगी। उसमें से कुछ कटौतियां की जाएगी, एक तो कटेगी जीपीएफ की और एक कटेगी एसआई की। इस तरह से कुछ और छोटी मोटी 2-4 और कट जाएंगे। तो जीपीएफ का मतलब होता है कि आप जब रिटायरमेंट होते हो तो आपको जो पैसे मिलते हैं वो जमा होते हैं, और एक आता है इंश्योरेंस की, सेल्फ इंश्योरेंस, एसआई का इसका कटेगा। तो ये सारी चीजें कटा के आपके खाते में लगभग जो जमा होंगे रुपए वो पर मंथ, ये सैलरी है आपके प्रोबेशन की। 25,000 के आसपास तो आपके खाते में जमा होंगे ही होंगे। और ये है जो है प्रोबेशन की बात कर रहा हूं मैं। प्रोबेशन में, प्रोबेशन जो 2 वर्ष का होता है उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये लगभग 3rd ग्रेड टीचर को जो जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी है। तो आप
देख लीजिए, बहुत अच्छी सैलरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी नौकरी है। जो व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है कि वैकेंसियां नहीं आ रही थी, अब जो आ गई है आपके ऊपर तो टूट पड़ी है। और एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट कि सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम तो देखिए आपके लिए एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर जो एग्जाम हम निकालेंगे इसकी डेट आइडिया लगा सकते हैं कि कब होगा। देखो अभी चल रहा है जनवरी से फरवरी तक तो फॉर्म भरेंगे, फिर मार्च महीने में जो मार्च आएगा आपका, मार्च में आपके होंगे एग्जाम स्कूलों के, कॉलेजों के, बोर्ड के, ठीक है। तो एग्जाम मार्च में आपको एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। अप्रैल में भी एग्जाम होते हैं और मई में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनके और प्राइवेट कुछ ऐसे स्कूल है, कॉलेज है उनके जिनके एग्जाम मई तक चलते हैं। तो आप बात याद रखिए कि मार्च, अप्रैल और मई यहां तक तो आपके एग्जाम होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। मतलब अगर आप 20 तारीख 21 तारीख से फॉर्म भरते हो तो आपके पास 4 महीने तो एग्जैक्ट है टाइम, और 4 महीनों में अगर आप जुड़ जाओ और अच्छी खासी तैयारी कर दो तो यह नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 4 महीने का मोटा मोटा समय तो आप मान के चलो, फिर लोकसभा के चुनाव भी आने वाले, तो 4 महीने तो आप मोटा मोटी आपके पास है, ठीक है। तो चलते हैं अब लास्ट आपका एग्जाम का, आपका जून या जुलाई में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। जुलाई महीना आप मान के चलो तो 4 महीने आपके पास है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अदम्य एकेडमी में भी आपको अच्छी खासी तैयारी करवाने के लिए एक बैच बना है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो कोचिंग में आके, ऑफलाइन एड्रेस आपकी पट्टी पे चल रहा है, आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सारी चीजें वहां मेंशन की हुई है, तो आप वहां से कॉन्टैक्ट करके भी आप जुड़ सकते हो। और जल्दी से जल्दी आप वहां आइए और अपने बैच को ज्वाइन कीजिए। और आपके लिए गुड न्यूज है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, जब आपको सिलेबस पूरा बताया जाएगा और सारी चीजें बताई जाएगी कि आपको ऑफलाइन बैच के लिए क्या आपके लिए गुड न्यूज है, वो आपको आने वाले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। नई वैकेंसी के लिए हमने फॉर्म भरने का बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो आपको सिलेबस का बताया जाएगा और कैसे तैयारी करनी है इन 4 महीनों में, कैसे आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो इसी के साथ आज की जानकारी पूरी हुई। धन्यवाद, थैंक यू।